हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम एकेडमी। जैसा कि थंबनेल पर आप पीछे देख रहे हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक वीडियो और आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूरे 4 नंबर दिलाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट। सिर्फ एक वीडियो अगर आप ये वाला देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस क्लास में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंट्स इन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का एमसीक्यू या 3 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का एमसीक्यू, इस टॉपिक में से 99% आता ही आता है। करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले मैं आपको पूरा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद इसी वीडियो में हम इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, एक न्यूमेरिकल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हम करेंगे। अगर आपको एनी हाउ ऐसा लगता है कि आपको और न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो में दो क्वेश्चंस और ट्राई करा दूंगी इसके। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एक्सप्लेन करती हूँ कि ये टॉपिक्स क्या है, इनका मतलब क्या है, और उसके बाद हम लोग आगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इसका मतलब क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नाम से ही पता चल रहा है कि हमने कुछ पैसा रिजर्व की फॉर्म में उठा के रखा हुआ है ताकि कभी अगर वर्कर को चोट लग जाए या मुझे किसी भी वजह से उसको कॉम्पनसेशन देना पड़े तो मेरे पास एक फंड है, इस फंड में से पैसा निकाल के मैं वर्कर को पेमेंट कर दूंगी। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में देयर विल बी 3 केसेस। देयर आर 3 केसेज, या मैं बोलूंगी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आपने कुछ पैसा तो रिजर्व में रखा हुआ है, राइट? तो यहाँ पर मैंने रिजर्व फिक्स कर दिया। यहाँ पर क्या है बेटा आपका रिजर्व, और यहाँ पर मैंने लिया कॉम्पनसेशन कि कितना आपको कॉम्पनसेशन देना है। ठीक है। इसके बाद कॉम्पनसेशन के बाद बेटा मैंने यहाँ पर लिखा ट्रीटमेंट, कि किस केस में पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट क्या होगा। करेक्ट। कोई डाउट? तो देखो, केस नंबर 1 मेरा बोलता है कि व्हेन यस यू हैव द रिजर्व, और आपने क्या करना है बेटा, वर्कर को चोट नहीं लगी, आपके पास आपने कुछ पैसा रिजर्व में यस उठाकर रखा हुआ है, बट आपको पता लगा एट द एंड ऑफ द ईयर कि वर्कर को चोट ही नहीं लगी, यानी कि आपका रिजर्व का पैसा कुछ काम ही नहीं आया। तो इस केस में केस नंबर 1 आपका बेटा क्या बनेगा, आपका केस नंबर 1 बनेगा when reserve is there but no information is given, या there is no compensation to be given to the workman. ठीक है। in that case what will be the accounting treatment? According to the accounting treatment, this amount of reserve will be transferred to partners capital account in old ratio. So the treatment will be transfer the amount of reserve to the partners capital account, in कौन सी रेशियो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन ओल्ड रेशियो। करेक्ट। कोई डाउट? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, इसको याद कैसे रखना है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। करेक्ट। पहला केस खत्म। सेकेंड केस में बोलता है when yes reserve is there, compensation is also there, but amount of compensation is less than the amount of reserve. इस केस में क्या बनेगा बेटा, इस केस में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि मानिए आपने 1 लाख रुपए का रिजर्व बना रखा है पर वर्कर को चोट लगी है 50,000 की, तो इन दैट केस 50,000 तो आप उठा के वर्कर को दे दोगे, प्रोविजन क्रिएट कर दोगे, और रिमेनिंग 50,000 आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के केस में, राइट? तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा लिखेंगे अपन लोग। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बनेगा, देयर विल बी 2 ट्रीटमेंट्स। कितने ट्रीटमेंट होंगे, 2 ट्रीटमेंट होंगे। पहला, ट्रांसफर the amount of compensation
ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ compensation to provision for workman compensation claim account. ठीक है, अब while preparing the balance sheet आप इसको कहाँ शो करोगे बेटा? It is to be shown under balance sheet liabilities में, क्योंकि अभी आपने पे नहीं करा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आप इसको शो करेंगे. करेक्ट, पहला ट्रीटमेंट खत्म. सेकेंड ट्रीटमेंट के अंदर बेटा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट the remaining amount of reserve, distribute the remaining amount of reserve in among the partners in again old ratio. ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा बेटा? अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस में जाएगा? अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. बताओ बेटा, ये दो डाउट्स है कुछ इन दोनों केसेस में? दोनों केसेस क्लियर? केस नंबर 3 बनेगा यस, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज देयर, क्लेम इज ऑल्सो देयर, अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ provision for workman compensation claim. करेक्ट, इसमें कोई डाउट? इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? इस केस में जो भी आपका अमाउंट ऑफ प्रोविजन है वो बराबर है, तो आप पूरा का पूरा पैसा उठाकर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, विच इज अगेन टू बी रिटर्न अंडर द हेड ऑफ balance sheet, under the balance sheet under the head of liabilities with the name provision for workman compensation claim. right, तो इसका ट्रीटमेंट क्या बनेगा? ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट. राइट, दिस इज टू बी रिटर्न अंडर अगेन बैलेंस शीट में. कहां पर बच्चे? लाइबिलिटी साइड as a separate item with the name workman compensation, sorry, to the provision for workman compensation claim. right, ये तो 3 बेसिक केसेस थे. अब फोर्थ केस आता है बेटा. फोर्थ केस में आपने क्या करना है? आप केस क्या बनेगा? when the amount of workman compensation is greater is less than, जब आपके पास workman compensation reserve is less than the amount of provision, मतलब चोट ज्यादा की लग गई, पैसा आपको पे ज्यादा करना है और आपके पास रिजर्व का पैसा कम है, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस. अगर हम इसको बोले तो दिस बिकम्स योर इंपॉर्टेंट केस. राइट, तो यहाँ पर क्या है? केस नंबर 4, यस, रिजर्व इज देयर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज देयर, एंड द अमाउंट ऑफ workman, when the amount of workman compensation reserve is less than the amount of provision for workman compensation claim. यानी कि चोट लगी मानिए 1 लाख रुपए की, आपके पास रिजर्व में पड़ा है 50,000 रुपए, तो बैलेंस 50,000 रुपए आपका लॉस हो गया. अब आप इस 50,000 को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कहां पर नोट करेंगे? रिवैल्यूएशन में, और फिर रिवैल्यूएशन को लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. करेक्ट, तो इसके भी देयर विल बी 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. पहला, ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ लॉस, कितना लॉस, विच इज द डिफरेंस प्रोविजन माइनस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. ठीक है, टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल अकाउंट. सेकेंड ट्रीटमेंट विल बी, अब आपने जो ये डेबिट ऑफ रिवैल करा है, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन among partners in partners capital account. करेक्ट, डन. और तीसरा जो ये प्रोविजन है, मतलब अब तीसरा ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा?
प्रोविजन द टोटल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल, तीसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ compensation to be paid will be transferred to या will be written under provision for workmen compensation claim account. करेक्ट. अब इनके ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे क्या बेटा, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवाल अकाउंट, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, अंडर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किन में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. करेक्ट. ये कहां पर नोट करना है आपको, अंडर द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड विद द नेम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. करेक्ट. इतना समझ में आ गया बेटा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. करेक्ट. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसकी. केस नंबर 1 में बोला है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन द PQR एट द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 एंड द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज 60,000. आप क्या लिखते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. क्यों, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन आपका लाइबिलिटी होता है, एक तरीके का रिजर्व होता है. तो रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट, और जब आप उसको रिवर्स क्लोज करेंगे तो उसका डेबिट बैलेंस होगा क्लोज करने के लिए. तो ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, PQR. तो P इज कैपिटल अकाउंट, 2 Q is capital account, 2 R's capital account. जर्नल एंट्री क्लियर हो गई. Being transferred to partners capital account. करेक्ट. वैल्यूज कैसे पुट करेंगे बेटा, 3:2:1 तो 60,000 का 3/6, 60,000 का 2/6, 60,000 1/6. करेक्ट. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का वैल्यू कितनी थी, 60,000. यहाँ पर आ गया 30,000, 20,000 एंड देन 10,000. बताओ बेटा, पहले केस में कोई प्रॉब्लम, पहला केस तो इजी है, हो गया क्लियर. पढ़े. केस नंबर 2 में उन्होंने बोला है व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन विच इज 24,000, यानी कि हमारा रिजर्व ज्यादा है और हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है कम है. तो उस केस में याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था जितना भी अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम होता है वो तो आप ट्रांसफर कर देते हो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में, एंड बैलेंस को आपको डिवाइड करना अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो केस नंबर 2 की एंट्री क्या बनेगी बेटा, सेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to provision for workmen compensation claim account to P's capital account to R's capital account. ठीक है. आपका अमाउंट डालना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन जाएगा 60 से. क्लेम कितने का बेटा आपका, वर्कर को देने हैं आपको कितने, 24,000. तो आप यहाँ पर पोस्ट करेंगे 24,000. कितना बच गया, 60 माइनस 24, कितना बच गया बेटा, 60,000 माइनस 24,000, ये बच गया आपका 36,000. करेक्ट, 36,000. तो आप यहाँ पर अमाउंट कैसे निकालेंगे, 36,000 का 3/6, 36,000 2/6, 36,000 1/6. करेक्ट. वैल्यूज आप पोस्ट कर दीजिए, 18,000, 12,000 एंड 6,000. आई होप यहाँ तक सब क्लियर है. किसी को कोई डाउट, नरेशन लिख लो. नरेशन क्या बनेगी, बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड आगे आप इसको लिख सकते हो दैट दिस मच अमाउंट ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. राइट. 2 केसेस होगा बेटा,
केस नंबर 3 आपको दे रखा है, इफ द अमाउंट फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज 60,000, 60,000 मतलब रिजर्व के बराबर। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है तो केस नंबर 3 मैंने आपको बताया था एंट्री क्या बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पूरा का पूरा पैसा कहाँ डाल दोगे बेटा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 60 एंड 60। ठीक है, क्योंकि पूरा ही दी अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? 3 केसेस क्लियर हो गए। डन। केस नंबर 4 की तरफ चले। तो केस नंबर 4 आपका बेटा है क्वेश्चन में, व्हेन द क्लेम इज 75,000 रुपीज एंड द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 60,000 रुपीज। यानी कि ये केस कौन सा हो गया आपका, जहां पर आपका अमाउंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कम है और आपका लाइबिलिटी प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा है। तो इस केस में एंट्री क्या बनती है बेटा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो बहुत ईजी है, कितने से बेटा, 60,000, क्योंकि आपके पास इतना ही है। आप क्या करते हो, पहले बैलेंस पोस्ट करते हो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन में वही करना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट कितना डलेगा, 75,000 से जो डिफरेंस होगा ये किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में एज अ लॉस। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से बेटा, अब आपने क्या करना है, वापस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी केस की सेकंड एंट्री, ये तो हो गई फोर्थ केस की ए एंट्री और ये हो गई फोर्थ केस की बी एंट्री। ठीक है, तो बी एंट्री क्या बनेगी बेटा, आपने रिवैल्यूएशन में डेबिट किया है तो यहाँ क्लोज करेंगे, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वैल्यूएशन अकाउंट। फिर वैल्यूएशन का बैलेंस कितना जाएगा बेटा, 15,000। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे, 15,000 को स्प्लिट करना है आपको किस में, 3:2:1 में। तो 15,000 का 3/6, 15,000 का 2/6 एंड 15,000 1/6, करेक्ट। ठीक है, तो अमाउंट क्या निकल कर आया, 7,500, 5,000, 2,500। डन। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चंस आप अपनी टीएस गरेवाल, डीके गोयल या जो भी रेफरेंस बुक वगैरह आपके पास है सब में से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर देकर जाएगा। बताओ इससे आसान हो क्या सकता है 12th क्लास में, मेरी समझ में तो नहीं आता बेटा। और अगर आप इतनी इजी टॉपिक्स को लेके 4-4 नंबर पिक ना करें, जैसे मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है कंसिडरेशन अदर देन कैश के टॉपिक की, उसमें शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों को लेके मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बेटा, वो वीडियो आप कर लें, 4 नंबर वहां से पक्के, 4 नंबर यहाँ से पक्के। तो ऐसा नहीं है, पास होना बहुत मुश्किल है, पास होना बहुत आसान है। हमारे को सिर्फ राइट स्ट्रैटेजी, किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स कवर करते हैं, हमें मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी करनी है इस टाइम वो स्टडी नहीं, वो करने का कोई पॉइंट नहीं है कि आप बुक उठा के पूरे पूरे क्वेश्चंस पूरे पूरे चैप्टर सॉल्व करें। नो, यहाँ पर टाइम है टू डू द स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बेटा, आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कौन से पेपर में आते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस कितने नंबर के आते हैं वो पता होना चाहिए। किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि एटलीस्ट आप 50 नंबर स्कोर कर सको वो पता होना चाहिए। ये सब चीजों के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं सारे सिर्फ वही, मैं कोई फुल फ्लेज चैप्टर्स आपको नहीं कराने वाली हूँ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अलावा और एक कैश फ्लो के अलावा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो हमारे बोर्ड में आएंगे। ठीक है, आपका बेटा पूरा 4 नंबर का एक क्वेश्चन रेडी। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्लाइड में चेंज करके आपको क्वेश्चन की दिखा देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप चेक कर सको। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज आर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। करेक्ट,
पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं, इस टॉपिक में क्या गिवन होगा, हमें क्या करना है, वो मैं आपको समझाती हूँ स्टेप वाइज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब है बेटा, देखो आप लोग ना बीइंग इनटू एन बिजनेस, आप लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करके रखते हो, ठीक है। पहली बात तो नॉन ऑपरेटिंग हो गई आपकी। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट जरूरी तो नहीं है आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, कल भी उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए रहेगी। हो सकता है उसकी वैल्यू घटकर 90,000 हो जाए और उसकी वैल्यू बढ़कर 1,10,000 हो जाए। एनी पॉसिबिलिटी इज देयर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो वेल एंड गुड, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन में जाके पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू कम हो गई तो ये एक लॉस हो गया ना आपके लिए। और हम लोग जो भी नोन लॉसेज होते हैं या एस्टिमेटेड लॉसेज होते हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेज होते हैं, उनके लिए एक रिजर्व बना के चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी एक इस तरीके का रिजर्व होता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि अगर कल को हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतना कम हो गई तो उस अमाउंट को हम पर्टिकुलरली यहाँ से इस रिजर्व में से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। करेक्ट, इतनी बात समझ में आती है? श्योर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन होगा बेटा। क्या गिवन होगा? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन होगा। ये मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। हमें क्या गिवन होगा? सबसे पहले बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन होगा और इस एक्सट्रैक्ट में हमें लायबिलिटी साइड कुछ पैसा आईएफएफ का गिवन होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कुछ पैसा गिवन होगा, ठीक है। ये तो हो गया ये। और एसेट साइड गिवन होगी, एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू गिवन होगी बेटा। कौन सी वैल्यू गिवन होगी? बुक वैल्यू गिवन होगी, करेक्ट। ये दो चीजें गिवन होंगी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में, पहला। दूसरा आपको क्या गिवन होगा बेटा? एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। क्या गिवन होगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन होगा आपको? मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्या गिवन होगा बच्चे? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आपको सॉल्यूशन में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, सॉल्यूशन के क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आप ध्यान से सुने। अगर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि पहले क्या करना है, लॉस को कहाँ से चेक करना है, मतलब क्या कंपैरिजन होगी, किस वैल्यूज को कंपेयर करना है, फिर आईएफएफ को किस अमाउंट से कम करना है। यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो इसीलिए मैं आपको ये स्टेप्स बता रही हूँ। अगर आपको ये स्टेप्स समझ में आ गया, आप इनको दिमाग में बिठा लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन स्टेप्स को क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 110% ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है आपका बच्चे, कंपेयर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, यानी कि बैलेंस शीट में जो गिवन है वो, एडजस्टमेंट में जो गिवन है वो, उन दोनों को कंपेयर करो। मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कंपैरिजन करने के बाद बेटा आपके पास दो चीजें आएंगी, तीन केसेस पॉसिबल होंगे, तीन केसेस पॉसिबल होंगे। या तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होगी, ठीक है, या तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर होगी, या फिर बुक वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू, ठीक है, या बुक वैल्यू कम होगी और मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। तीनों सिचुएशंस पॉसिबल है। पहला मैंने बोला कि आपकी क्या है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होंगी, तो देयर इज नो लॉस, दिस इंप्लाइज नो लॉस। नो लॉस में आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट full IFF among partners, among partners in old profit sharing ratio। पुरानी रेशियो में पूरे पार्टनर्स के बीच में पूरा फंड बांट दीजिए। इसका फंडामेंटल क्या चलेगा बेटा? हमेशा हर चैप्टर में ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, करेक्ट। पहला पॉइंट क्लियर। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, मतलब आपने वो वैल्यू, वो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 1 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू 20,000 रुपए, तो इन केस देयर इज लॉस, राइट, लॉस है वहां पर, क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है, आपने आज की वैल्यू कम है, तो इस लॉस को आपने, आप इसको एंटर, आप इसको राइट ऑफ करोगे फ्रॉम आईएफएफ। अब इसके अंदर दो कंडीशंस आ गई, इसके अंदर क्या आ गए बेटा, दो केसेस आ गए। अब आप लॉस की वैल्यू चेक करोगे, वेदर द लॉस इज इक्वल्स टू आईएफएफ। तीन केसेस आएंगे बेटा इसमें, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। लॉस इज इक्वल्स टू आईएफएफ, या लॉस इज ग्रेटर देन आईएफएफ, राइट, या फिर लॉस इज लेस देन आईएफएफ,
यानी कि ये जो लॉस हुआ है इसको कंपेयर करोगे आप किससे, आईएफएफ की वैल्यू से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू से। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू से इसको कंपेयर करोगे या तो लॉस और आईएफएफ बराबर होंगे, करेक्ट। इन दिस केस होल मनी, in this case whole loss is to be charged from IFF। बात खत्म हो गई, पूरा पूरा IFF से चार्ज करोगे, करेक्ट, फ्रॉम IFF। एंड क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर्स से ना तो कुछ दिया जाएगा ना कुछ लिया जाएगा, करेक्ट, नथिंग विल बी चार्ज गिवन टू द पार्टनर्स। अगर ये लॉस बेटा ज्यादा है, अगर ये लॉस ज्यादा है आईएफएफ से, तो पहले तो होल आईएफएफ विल बी एडजस्टेड टू कॉम्पनसेट दिस लॉस, and balance of loss will be charged from partners through revaluation account, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लॉस कम है, आईएफएफ ज्यादा है, तो पहले तो लॉस कॉम्पनसेट कर दो, जो बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसमें क्या करेंगे आप, पहले फर्स्ट कॉम्पनसेट द अमाउंट ऑफ लॉस, compensate the amount of loss from IFF। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूट remaining IFF among partners। इसका फंडामेंटल क्या चलेगा, सेम, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, करेक्ट, कोई डाउट। अच्छा, अब इसको ना एंट्रीज के भी थ्रू मैं आपको साथ के साथ ही समझा देती हूँ, बात के लिए क्या पेंडिंग छोड़ना। तो बेटा आप जब आप इसके एंट्रीज करोगे ना, तो एंट्रीज क्या बनेंगी, पहले तो कोई लॉस नहीं है, तो पूरा का पूरा आईएफएफ में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, करेक्ट। तो पूरा का पूरा अगर आपने आईएफएफ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री क्या बनेगी, आईएफएफ अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब आपका लॉस बराबर है आईएफएफ के, तो पूरा आपने आईएफएफ वहीं पे ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या बनेगी, आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। वहां पर क्या होता था, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन होता था, यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट होता है, करेक्ट। थर्ड के इस केस में क्या था, जब लॉस ज्यादा है, आपका आईएफएफ कम है, तो उस केस में आप पहले पूरा आईएफएफ चार्ज करोगे और उसके बाद जो बच गया उसको रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज करोगे। तो पहली एंट्री आईएफएफ अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सेम ऐसे ही आप उसमें करते थे ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन में रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। फिर आप इस रिवैल्यूएशन के लॉस को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए कोई डाउट यहाँ तक, खत्म हो गया। थर्ड, अगर आपने यहाँ पर आपका बना कि लॉस जो है वो कम है, आईएफएफ ज्यादा है, तो पहली एंट्री इस केस में क्या बनेगी बेटा, पहली एंट्री आपकी बनेगी आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, कोई डाउट। यहाँ पर आप कौन सा अमाउंट डालेंगे, रिमेनिंग अमाउंट, करेक्ट। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, दो केसेस खत्म। थर्ड आपका आया था जब बुक वैल्यू
ज्यादा बुक वैल्यू कम थी और मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मतलब 1 लाख रुपए की कोई चीज थी, आज उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है, 2 लाख रुपए हो गई है, तो आपको प्रॉफिट हो गया। बहुत सिंपल है, इस केस में तो कोई मुझे लगता ही नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आईएफएफ को तो आप छेड़ोगे ही नहीं इस केस में, आईएफएफ को टच ही नहीं करना आपने। आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आप कहां पर शो करेंगे, आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। करेक्ट। एंट्री क्या बनेगी आपकी, पहला आपका जो जाएगा वो आपका जाएगा डिस्ट्रीब्यूट आईएफएफ अमंग पार्टनर्स। करेक्ट। सेकंड आपका क्या जाएगा, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among partners through रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर इस केस में जब मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूंगी तो 3 जर्नल होंगी, ठीक है। इस केस में कितनी जर्नल्स होंगी आपकी, 3 जर्नल होंगी। पहला आईएफएफ को आप डिवाइड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के केस में। दूसरा आपका बिकॉज आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट्स टू रिवैल्यूएशन। थर्ड, अब ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो आप पार्टनर्स में बांट देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवेल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहाँ पर कहीं पर भी पूरे आईएफएफ में डब्ल्यूसीआर के टॉपिक में आपको न्यू रेशियो से गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है। हर जगह जो ट्रीटमेंट विल बी डन थ्रू द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है बेटा, ये इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, क्योंकि आईएफएफ का ये बहुत अच्छा स्लाइड आपका बेटा तैयार हुआ है। आर द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। उन्होंने बोला कि वो इक्वली डिवाइड करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। उन्होंने आपको आईएफएफ दिया है, आई टोल्ड यू आईएफएफ गिवन होगा इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट यानी कि बुक वैल्यू गिवन होगी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज गिवन टू यू। फर्स्ट केस उन्होंने बोला देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। आप क्वेश्चन में देख ले आपको पूरा आईएफएफ कुछ भी मतलब इसके बारे में क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन टू यू। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप जहां पर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है यानी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है, उस केस में आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा बेटा, उस केस में आपका देयर इज नो लॉस और पूरे के पूरे आईएफएफ को क्या कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगी, आईएफएफ अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको पूरा लिखना है बेटा, अकाउंट डेबिट टू द पार्टनर्स वर P, P's capital account, Q's capital account and R's capital account. करेक्ट। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिवाइडेड अमंग और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, द फंड वाज फॉर 3 लाख रुपीज, चेक करने एक बार, द फंड इज फॉर 3,30,000 सॉरी, द फंड इज फॉर 30,000, द रेशियो इज 3:2:1। तो वैल्यू के यहाँ पर तो पूरा 30,000 आएगा, द वैल्यू फॉर P विल बी 30,000, 2/6, 3/6, 30,000, 2/6, 30,000, 1/6। ठीक है, तो वैल्यू निकल कर आई आपकी 15,000, 10,000 एंड बेटा 5,000। पहले केस में कोई प्रॉब्लम, इन केस सेकंड केस में क्वेश्चन ने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख मीन्स द बुक वैल्यू द मार्केट वैल्यू इज सेम। वापस से यही, व्हेन द बुक वैल्यू द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम देयर इज नो लॉस, तो होल ऑफ आईएफएफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सेम एज केस 1, बट आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप पेपर में क्या करेंगे, पूरा इसको सॉल्यूशन देकर आएंगे, सेम एज केस नंबर 1। करेक्ट। तो फर्स्ट एंड द सेकंड केस इज क्लियर टू यू। फर्स्ट और सेकंड केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेशन लिख लेंगे, नरेशन के बिना बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, नरेशन लिखना कंपलसरी है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कैलकुलेशन वर्किंग नोट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका वो नरेशन लिखना।
Case number 3 says the value of the investment is 4,88,000. Now the question comes बच्चे, तो यहाँ पर आपकी बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 4,88,000. तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकालना है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट. लॉस कितने का निकल कर आ रहा है 12,000 रुपए का. अब आपको चेक करना है कि लॉस, वेदर दिस लॉस, अब आपको कंपेयर किसको करना है, लॉस एंड आईएफएफ के अमाउंट को. तो लॉस कितना बेटा 12,000, आईएफएफ कितना है 30,000, यानी कि ये मेरी बर्दाश्त के अंदर है, मैं इसको इतना टॉलरेट कर सकती हूँ. ठीक है, तो इस केस में पहले यहाँ पे आप आ जाओ, एक बार आप चेक कर लो कि इसको कैसे सॉल्व कर. मार्केट वैल्यू कम है, यानी कि हमारा केस नंबर 2. ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है लॉस आईएफएफ के बराबर है नहीं, लॉस आईएफएफ से ज्यादा है नहीं, लॉस आईएफएफ से कम है यस. दिस इज द केस जो हमारा ये क्वेश्चन है. तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहला जो आईएफएफ है उससे लॉस का अमाउंट कॉम्पेंसेट करेंगे और रिमेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो बेटे इस केस में जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी, आईएफएफ अकाउंट डेबिट, आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कितने का लॉस आ रहा था 12,000 का, करेक्ट, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट. करेक्ट, अमाउंट्स लिखो. टोटल आईएफएफ कितने का बच्चे 30,000 का, 18,000. अब आप उस 18,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे. तो 18,000 3/6, 18,000 2/6 एंड 18,000 1/6. करेक्ट, अमाउंट्स लिखो. अमाउंट्स आएंगे 9,000, 6,000 एंड 3,000. केस नंबर 4 में आपको क्वेश्चन में बोला है when the value of the investment is 4,46,000. तो स्टेप नंबर 1 आप फॉलो करेंगे. 4,46,000 को आप कंपेयर करेंगे विद द बुक वैल्यू, लॉस निकल कर आएगा. फिर उस लॉस को और फंड को कंपेयर करेंगे. तो अगर मैं 4,46,000 की वैल्यू को कंपेयर करती हूँ तो आपका लॉस 54,000 का, एंड नाउ द लॉस इज 54,000, आईएफएफ इज 30,000. तो लॉस इज ग्रेटर देन आईएफएफ. ये वाला केस आ गया, स्लाइड में चेक करते हैं. व्हेन द लॉस इज ग्रेटर देन आईएफएफ, ये वाला केस है हमारा. तो उस केस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज करना है. रिवैल्यूएशन से लॉस चार्ज करना है. तो बेटा जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आईएफएफ अकाउंट डेबिट, जितने का फंड है उतने से आईएफएफ अकाउंट डेबिट कितना बच्चे 30,000. अब आता है हमारा लॉस. लॉस की पहले आप यहां पर लिख दीजिए टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. इन्वेस्टमेंट्स का लॉस कितना था 54,000. बैलेंस ऑफ 24,000 ऑन द डेबिट साइड विल बी चार्ज्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. सेकेंड एंट्री, इस लॉस को आप डिवाइड करो अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री क्या बन जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल अकाउंट. अमाउंट कितना बच्चे 24,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो 24,000 का 3/6, 24,000 का 2/6, 24,000 का 1/6. करेक्ट, अमाउंट पोस्ट करें तो ये आ गया आपका 12,000, 8,000 एंड देन 6,000, पार्टनर 4,000. नरेशन बन जाएगी बीइंग अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. केस नंबर 4 तक बेटा ये क्लियर हो गए. बेटा 5 क्वेश्चन में बोला है the value of the investment is 5,06,000. now the value of the investment is 5,06,000. तो step number 1 5,06,000 को कंपेयर करूंगी तो there is no loss, there is no loss, there is rather profit. कितने का 6,000 का. तो ये तो कुछ बात मैटर ही नहीं करता. स्टेप नंबर 2. ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आईएफएफ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स. तो एंट्री क्या बनेगी, आईएफएफ अकाउंट डेबिट, कितने से बच्चे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट,
टू आर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 का 3/6, 30,000, 2/6 and then 30,000, 1/6, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई 15,000, 10,000 एंड देन 5,000। बताओ पहली एंट्री में कोई डाउट? दूसरा, इसकी बी एंट्री क्या होगी? आपको प्रॉफिट हुआ है, देखो आपको मैं यहाँ पर भी चेक करा देती हूँ। ये केस हो गया ये वाला, व्हेन द बुक वैल्यू इज लेस एंड द मार्केट वैल्यू इज हाई, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट आईएफएफ टू द पार्टनर्स डन, उसके बाद प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट्स टू रिवैल एंड देन रिवैल कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेम यहाँ पर एंट्री आप पोस्ट करें। अब एंट्री क्या बनेगी आपकी? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल अकाउंट। बेटा आप क्वेश्चन में आप पूरा रिवैल्यूएशन लिख कर आएंगे ना, रिवैल नहीं लिखकर छोड़ेंगे। कितने की वैल्यू का फर्क आया है? 6,000 का, बिकॉज नाउ द वैल्यू इज 5,06,000, अर्लियर द वैल्यू वाज 5 लाख रुपीस, तो 6,000 से आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप इस रिवैल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6,000 to be divided by 3/6, 6,000 to be divided by 2/6, 6,000, 1/6, करेक्ट। 3,000 यहाँ पर आ गया रिवैल्यूएशन से 6,000, 3,000, 2,000 and 1,000 being profit on revaluation account transfer to partners capital account। बताओ बेटा यहाँ तक कोई भी डाउट है पूरे आईएफएफ में, WCR के टॉपिक में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप ये क्लियर होना चाहिए। 4 नंबर इतने छोटे से टॉपिक को करके सिर्फ एक ही स्लाइड आपके 4 नंबर कवर करती है। ठीक है, तो आई होप द होल टॉपिक इज क्लियर टू यू। सारे आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, द टॉपिक ऑफ WCR एंड IFF क्लियर टू यू।